वेलकम बैक लिफ्टर्स। तो हर साल की तरह आईपीएफ ने इस साल भी उनकी रूल बुक जो है वो अपडेट करी है। एंड आई पर्सनली फील कि ये रूल बुक पुणे पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने ही डिज़ाइन करके उनको भेजी है। बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो भी रूल्स इस बुक में अभी है ये सारे रूल्स लिटरली मैंने जब से पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की है तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड पुणे के सारे रेफरीज, पुणे हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया, ये सारे लोग ये रूल बुक आने के पहले से यही सेम रूल्स फॉलो करते आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी महाराष्ट्रन लिफ्टर को इस रूल बुक के चेंज से इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। ऑल दो हम इस वीडियो में सारे रूल्स जो भी उन्होंने अपडेट करे हैं उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उसमें एग्जैक्टली उनको क्या बोलना है। एंड नए लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी समझने के लिए कि एग्जैक्टली उस रूल्स का मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट। सो जब भी आप आईपीएफ का रूल बुक डाउनलोड करोगे आपको बस स्क्रॉल करते जाना है। एंड स्क्रॉल करने के टाइम पे आपको कुछ कुछ जगहों पे रेड साइन दिखेगा या फिर रेड लेटर्स दिखेंगे। वो रेड लेटर्स जो है वो डिनोट करते कि एग्जैक्टली वहाँ पे चेंज हुआ है। तो फर्स्ट चेंजेस यहाँ पे 21 डेज़ का उन्होंने 30 डेज़ कर दिया है। जो बेसिक नॉमिनेशन का जो लिस्ट होती है वो देने का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ कर दिया उन लोगों ने। ये हमें 60 डेज़ के मतलब कंपटीशन के 30 डेज़ पहले ही या फिर 60 डेज़ पहले ही उनको वो सबमिट करना है। ये ज़्यादा एथलीट्स को ये नहीं होगा। ये यूजुअली जो मतलब फेडरेशन होती है, जैसे अगर आप नेशनल से इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहे हो तो जो नेशनल की जो जैसे पावर लिफ्टिंग इंडिया लेट्स से, तो पावर लिफ्टिंग इंडिया जो है ये सारी चीज़ें ये फॉलो करेगी। उसका आपके साथ इतना कुछ मतलब ये रिलेशन होता नहीं है। एंड आईपीएफ टेक्निकल रूल बुक में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस पावर लिफ्टिंग इंडिया को अप्लाई होते हैं। बिकॉज पावर लिफ्टिंग इंडिया के थ्रू ही लोग एथलीट्स आईपीएफ खेलने के लिए जाने वाले हैं। सो द फर्स्ट रूल इज़ नॉट लाइक रियली एनीथिंग फॉर द लिफ्टर्स। उसके साथ अगेन दिस इज़ अनदर थिंग, ईच लिफ्टर मस्ट रिसीव अ पार्टिसिपेशन मेडल फ्रॉम द मीट ऑर्गेनाइजर्स। अभी जहाँ तक मुझे पता है ये चीज़ पहले से होती आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी ये चीज़ मे बी लोकल मीट्स पे भी हो सकता है अगर आईपीएफ रूल बुक में उन्होंने दिया है तो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन भी किया है कि एट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स या फिर एट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स। सो वी नेवर नो एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लेकिन इट विल बी रियली नाइस कि अगर कोई आदमी फर्स्ट टाइम पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेलने के लिए आ रहा है तो वो खाली हाथ ना जाए, उसको कुछ ना कुछ तो वैलिडेशन मिले कि उसने ये कॉम्पिटिशन खेली है, बीट अ सर्टिफिकेट, बीट अ मेडल और समथिंग लाइक दैट। ये एथलीट को मोटिवेट करने के लिए, स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन स्पोर्ट प्रमोशन की अगर बात करूँ तो इस रूल बुक में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है जो चीज़ें होने की वजह से स्पोर्ट प्रमोशन थोड़ा हद तक कम हो सकता है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे आगे आगे जब जाऊँगा या तो स्क्वाट में विल स्टार्ट विद द स्क्वाट फर्स्ट। नहीं, ये बेंच का है। सो बेंच के लिए फेलियर टू लॉक द आर्म्स बिफोर द स्टार्ट कमांड। सो लाइक आपने बारबेल को अंदर किया है ना, अगर आपके एल्बोज कुछ ऐसे हैं तो आपको स्टार्ट की कमांड मिलेगी ही नहीं। आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके एल्बोज पूरी तरीके से लॉकड आउट है। एंड अनलेस यू डोंट लॉक योर एल्बोज तब तक आपको स्टार्ट की कमांड मिलेगी नहीं। एंड ऊपर आने के बाद भी आपको आपके एल्बोज ऐसे नहीं रखना है, आपको आपके एल्बोज को लॉक करना है। पहले आई फील द रूल वॉज कि अगर आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है तो आपकी एंडिंग पोजीशन भी यही होनी चाहिए, दोनों में चेंजेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि शुरुआत से ही आपको आपके एल्बोज को लॉक करना ही है। उसके बाद यूटिलाइजिंग अपर बॉडी थ्रस्ट टू इनिशिएट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द बार फ्रॉम द चेस्ट। सो ये चीज़ तब चालू हुई जब आईपीएफ ने एल्बो डेप्थ का नया जो रूल था वो लॉन्च किया। सो एल्बो डेप्थ में क्या होता है ना कि आपका जो एल्बो है ये आपके शोल्डर के बराबर नीचे जाना चाहिए, तभी इट इज़ अ गुड लिफ्ट टेक्निकली। तो व्हाट लिफ्टर स्टार्टेड डूइंग इज कि वो उनका आर्च ऐसे बनाते थे एंड एज सून एज द बारबेल यूज्ड टू टच इट, वो उनके चेस्ट को भी और उनके बारबेल को भी ऐसे सिंक करते थे, सो दैट उनका बारबेल जो है वो उनके मतलब उनका एल्बो जो है वो उनके शोल्डर के नीचे चले जाए। एंड एज सुन एज दे वेर यूज टू लाइक दे वेर अबाउट टू प्रेस द बारबेल अप, वो उनके चेस्ट से ऐसे थ्रस्ट लगा के ऊपर प्रेस करते थे, या फिर एक एनर्जी जो बोलते ना जनरेट करने के लिए कुछ उस तरीके से वो करते थे। अभी ये चीज़ ऑनेस्टली पुणे में और महाराष्ट्र में पहले से ही अलाउड नहीं है।
तो अगर आप इंडिया से किसी और स्टेट से देख रहे हो तो मे बी आपके लिए थोड़ा अप्लीकेबल होगा, लेकिन पहले वाला जो रूल था वो भी रूल और ये वाला रूल भी पहले से ही हम लोगों को तो जो पुणे के लिफ्टर्स है फिर महाराष्ट्र के लिफ्टर्स है वो लोग ऑलरेडी बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ है इस रूल के लिए। हमें पहले से ही मतलब अगर किसी ने भी थोड़ा भी अगर बारबल सिंग किया तब भी रेफरीज आके चिल्लाते थे कि दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। उस टाइम पे ऐसे लगता था कि यार ये तो रूल बुक में नहीं है, लेकिन वाई आर यू गाइस स्टिल लाइक बॉदरिंग अस अबाउट दिस। लेकिन इट मेक्स सेंस नाउ। आई फील पुणे लिफ्टर्स मतलब बोलते ना उनको कोई भी रूल बुक आ जाए उनको कुछ होने नहीं वाला। स्पेसिफिकली पुणे पुणे बोल रहा हूँ मैं बार बार बिकॉज आई एम फ्रॉम पुणे एंड टेक्निकली वॉट एवर आई एम सेइंग इज़ अबाउट महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के भी जो रूल्स है वो सेम ही है। मे बी महाराष्ट्र पावर लिफ्टिंग स्टेट एसोसिएशन और पुणे पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन मतलब दे सेट टुगेदर एंड देन दे डिसाइड द रूल्स कि एग्जैक्टली कैसे कैसे फॉलो होना चाहिए एंड वैसे ही वो फॉलो हो जाते हैं। सो अगेन गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे नीचे। यस, तो ये चीज़ लास्ट ईयर से चालू हुई कि पहले सिंगलेट जो रहते थे वो मतलब थाइस के लेंथ के होते थे, लेकिन अभी सिंगलेट्स जो रहते हैं वो फुल लेग के भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही बस ये एक नया रूल है कि फुल जो भी सिंगलेट्स है उसके ऊपर इट इज़ अलाउड बट नॉट मैंडेटरी टू वेयर डेडलिफ्ट सॉक्स ओवर द लॉन्ग लेग्ड सिंगलेट। सो बेसिकली अगर आपने सिंगलेट वो पहना हुआ है तो उसके ऊपर सॉक्स पहनना ज़रूरी नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर आप वो पहनोगे नहीं तो आपको कोई आके मतलब बोलते ना चिल्लाएगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इफ़ यू वांट टू वेयर इट यू कैन वेयर इट, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। उसके बाद नीचे 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 बहुत बड़ा ये मतलब होता है रूल बुक। लेकिन ये बात अच्छी है कि एटलीस्ट वो लोग हाईलाइट करके रख देते कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें ही मतलब आपको पढ़नी है। हर साल पूरी रूल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी ये रूल है शूज़ के रिगार्डिंग। शूज़ मस्ट बी प्रॉपरली फास्टनड, लेस टाइट और वेलक्रो स्ट्रैप्स सिक्योर्ड व्हेन द लिफ्टर इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यूजुअली जितना मैंने नोटिस किया है सारे लिफ्टर्स तो अपने जो बोलते ना वेलक्रो वाले जो रहते हैं शूज़ वही पहनते हैं। बट देर आर सम पीपल लाइक मी हु लाइक्स टू वेयर स्नीकर्स। तो मैं तो मेरे स्नीकर्स को मतलब लेस बांध के ही करता हूँ, लेकिन देर आर स्नीकर हेड्स जिनको स्नीकर्स विदाउट बोलते हैं ना जो अपना रहता है टाई करने वाला, क्या उसको बोलते हैं, लेसेस, विदाउट लेसेस पहनना पसंद है। तो ऐसे लोग वो लेसेस का जो रहता है वो सेक्शन ओपन रख के ही स्कॉट कर देते हैं विदाउट एनीथिंग। तो अभी ये अलाउड नहीं होगा। ये आई फील कि ये मैंने देखा नहीं है हमारे इधर कभी ऐसे होते हुए या फिर किसी ने किसी के ऊपर चिल्लाया वगैरह ऐसे कुछ। बट आई फील कि दिस इज़ अनदर थिंग जो अभी मे बी महाराष्ट्र में चालू हो जाएगा एंड ओवरऑल ऑल ओवर स्टेट्स जहाँ पे भी पावर लिफ्टिंग इंडिया के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल टू पीपल कम्पीटिंग इन पावर लिफ्टिंग इंडिया। WRPF हो गया या फिर बाकी के और कोई जो भी फेडरेशन है उसमें ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगी, उनका रूल बुक अलग होता है। सो अगेन शूज़ पहनोगे तो लेसेस अच्छे से बांधना है, वो स्टाइल मारना वगैरह अभी अलाउड नहीं है। एथलीट्स आर परमिटेड टू रिसीव पर्सनल असिस्टेंट इन एप्लीकेशन ऑफ देयर नी स्लीव्स। सो दिस वॉज समथिंग जो पहले महाराष्ट्र में एंड इंडिया में इन जनरल ये अलाउड नहीं था कि अगर कोई नी स्लीव्स पहनने के लिए आपको हेल्प कर रहा है या फिर आप कोई चीज़ को यूज़ करके उसको खींच रहे हो, अगर रेफरीज ने देखा एंड इफ़ दैट सर्टन रेफरी फील्स दैट इट इज़ नॉट राइट तो वो आके आपको बोलते थे। लेकिन अभी आप लीगली ये चीज़ कर सकते हो कहीं पे भी बैठ के। वरना उस टाइम पे लाइक लास्ट ईयर तक मुझे ऐसा लगता था कि लोग स्नी स्लीव्स पहनने के लिए थोड़ा दूर जाके बैठते थे, देन 2-3 लोग उनको चढ़ा के फिर वो फिर से रिटर्न आते थे। सो अभी दिस इज़ परमिटेड, यू कैन सिट एनी वेयर एंड यू कैन वेयर योर नी स्लीव्स विद एनी असिस्टेंट यू वांट, असिस्टेंस यू वांट बेसिकली। तो ये भी लगता क्यों है लोग पावर लिफ्टिंग में जो नी स्लीव्स होते हैं वो स्लाइटली टाइटर वाले यूज़ करते हैं सो दैट दे गेट गुड बाउंस। Although I'm against it because tighter knee sleeves will not help you a lot in the longer run, because end of the day you need to focus on building the quads so that you will get that uh, muscular force production which we really need. जो बाउंस वो देगा वो बाउंस बस इतना इतना से ही होने वाला है, उसके आगे जो भी होगा वो पूरा मसल ही कंट्रोल करेगा। सो इफ़ यू आर बिगिनर डोंट गो फॉर अ टाइटर नी स्लीव्स।
इफ़ यू आर इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर जिसके लिए वो लिफ्ट या फिर वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो उस केस में टाइटर नी स्लीव्स पहनो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। एंड टाइटर नी स्लीव्स आगे जाके आपको थोड़ा बहुत नी पेन भी देता है, बिकॉज योर नीज और योर नी कैप इज़ नॉट एबल टू लाइक मूव प्रॉपरली, इट इज़ इन अ रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ पोजिशन. So definitely try to avoid it as much as you can and focus on building that muscle mass. उसके बाद लेट्स गो डाउन. ये बीच बीच में उन्होंने सब कुछ खोड़ा हुआ है मराठी भाषा में. एथलीट्स आर परमिटेड टू रिसीव पर्सनल असिस्टेंस, फिर से वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, कुछ एडेड नहीं है. नेकलेसेस एंड सिमिलर एक्सेसरीज मस्ट बी प्रॉपरली सिक्योर्ड अंडरनीथ द टी शर्ट एंड शुड नॉट बी प्लेस्ड इन माउथ at time when the lifter is approaching or on the platform. So ये डायरेक्ट अटैक रसल ओरी को है मेरे हिसाब से, बिकॉज उसी ने ये ट्रेंड चालू किया था कि वो उसकी जो चेन ऐसे रहती है वो ऐसे ऐसे आँख में मुंह में पहन के वो स्क्वाट करता था, बट नाउ इट वोंट बी अलाउड. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो बेंच प्रेस के टाइम पे, मतलब मुझे भी पर्सनली ये चेन जो है बेंच प्रेस के टाइम पे ऐसे मतलब अटक जाती है, तो उस टाइम पे मैं ऐसे मुंह में रख के एटलीस्ट बेंच करता हूँ, बट अभी ये भी अलाउड नहीं होगा. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी चेन ऐसे भी नहीं दिख रही, आपको आपकी चेन को ऐसे टी शर्ट के अंदर डाल के रखना है. यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस, दैट्स व्हाट दे ट्राई टू से. बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कितना भी हम बोले, ये जो हाइप है यही हाइप व्यूज़ लाती है, यही हाइप लोगों को या फिर नए लोगों को, बिगिनर्स को, टीनेजर्स को स्पोर्ट में लाती है. इट गिव्स अ एथलीट a personality basically. But if the federation is taking out the entire personality and making everything straight, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा. जो वो एक चिल्लाना हो गया या फिर जो एक टशन होता था बेसिकली लिफ्टर का, कि अगर वो आ रहा है तो वी ऑलरेडी न्यू कि दिस इज़ हाउ रसल ओवर इज़ गोइंग टू कम, एंड एक सिग्नेचर पोज बन जाती है बेसिकली. अभी वो सिग्नेचर पोज बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं. एज अ कोच इवन आई फेल्ट कि बैड इन्फ्लुएंस पड़ता था, but again I'm no one to like say anything about this, but I felt कि ये मतलब थोड़ा नेकलेस का एटलीस्ट ये हो गया बेसिकली. उनको उनके हिसाब से ये मे बी इट वोंट बी अबाउट द बिहेवियर थिंग, बट इट माइट ऑल्सो बी द सेफ्टी काइंड ऑफ पार्ट. क्योंकि अगर आपकी मतलब ये जो चेन है, अगर आपने ज़ोर से बाइट कर लिया, कुछ हो गया या फिर वो टूट के नीचे पैर की इधर वगैरह आ गई, आपने स्लिप कर दिया, एंगल टूट गया, कुछ भी हो गया, तो वो लिफ्टर के लिए रिस्की हो सकता है. मे बी दैट इज़ अनदर रीज़न वाई दे हैव लाइक started this rule, but let's see how lifters are like reacting to it. अभी तो मैंने देखी बहुत सारे रील्स आ रहे कि इट्स टाइम टू लाइक रिटायर, सब लोग उनकी चेन वगैरह निकाल के ऐसे रख रहे वगैरह. सो इट इज़ गोइंग टू बी फन. ये बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ा मतलब बोलते ना ऐसा कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, लेकिन ठीक है देखेंगे. अभी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, सो वी नेवर नो. ओके, पावर लिफ्ट्स एंड रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस. स्क्वाट में द लिफ्टर शुड face the front of platform with the barbell placed horizontally across the shoulders at a height no lower than the postural deltoid level. Hands, thumbs and fingers must completely grip the barbell positioned in the rack. Stands and starting position. पहले यहाँ पे hands and fingers होते थे, लेकिन for your information these are fingers and this is thumb. उन्होंने बस fingers mention किया था, तो बहुत सारे लोग सुसाइड ग्रिप करना चालू करते रहते. सो बारबेल ऐसे एंड वो ग्रिप ऐसे करते थे, विच वॉज अलाउड एट इंटरनेशनल लेवल. अगेन महाराष्ट्र में ये पहले से अलाउड नहीं है. महाराष्ट्र में अगर आप ऐसी ग्रिप पकड़ोगे, आपको नो लिफ्ट वैसे भी मिलने वाली थी पहले से. सो महाराष्ट्र के सारे लिफ्टर को आदत है ऑलरेडी ऐसी ग्रिप पकड़ने की. बट अगेन इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, बारबेल को पूरा पकड़ना है. आप आपके थंब को ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, लेकिन थंब शुड बी बिहाइंड द बारबेल, नॉट सॉरी इन फ्रंट ऑफ द बारबेल, नॉट बिहाइंड द बारबेल. ठीक है, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट. एंड यहाँ पे सेकेंड चीज़ उन्होंने बोली है कि द बारबेल शुड नॉट बी बिलो द पोस्चरल डेल्टॉइड. सो यूजुअली स्क्वाट्स में, पावर लिफ्टिंग स्क्वाट्स में देर इज़ हाई बार स्क्वाट, लो बार स्क्वाट, एंड बीच में एक हाइब्रिड स्क्वाट आता है. वो थोड़ा अलग है लेकिन उसको छोड़ो. लेकिन लो बार स्क्वाट जो रहता है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द एनाटॉमी ऑफ योर बैक. प्लस ये पोस्चरल डेल्टॉइड जो है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी है कि नॉट लोअर देन द पोस्चरल डेल्टॉइड. वो डेल्टॉइड का जो मसल है वो ऐसा है. So, उसका एंड एक यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे. ये जो एंड है ये लैट्स के इधर आता है.
बट आई हैव सीन इफ़ पीपल आर लाइक एट द एंड ऑफ दैट पोस्टरल डेल्टॉइड, उनको तभी भी मतलब एटलीस्ट हमारे यहाँ पे तो वो मतलब चिल्लाते थे कि इतना लो नहीं चाहिए, अगर लो भी ले रहे हो इतना बारबल तो फिर यू नीड टू लाइक स्टैंड स्ट्रेट। तो अभी उन्होंने ये भी चीज़ थोड़ा बोली है स्पेसिफिकली, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि पोस्टरल डेल्ट का कौन सा साइड, ऊपरी हिस्सा, मिडल वाला हिस्सा या फिर लोअर हिस्सा। तो वो भी थोड़ा मेंशन उन्होंने करना चाहिए था, सो दैट एथलीट्स को और थोड़ा बेटर फील मतलब समझ में आता कि एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है बारबल को। देर आर लॉट ऑफ फ्रेंच लिफ्टर्स जो बहुत ही लो बार स्क्वाट करते हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत देने वाला है डेफिनेटली। ज़्यादा बारबल लो रखने से बस वही होता है कि जो पॉस्चर अपना चेन है पूरा वो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, प्लस सेंटर ऑफ मास अपना थोड़ा और बोलते हैं ना अच्छे से प्लेस आउट हो जाता है, एंड ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन भी उससे स्लाइटली कम होती है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अगेन महाराष्ट्र के लिफ्टर्स के लिए नहीं होने वाला, आई एम बीइंग वेरी महाराष्ट्र, लेकिन आई एम प्राउड टू बी अ महाराष्ट्रन लिफ्टर, बिकॉज ये सारी चीज़ें भाई पहले से इधर चालू है, सो हमारे लिए तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला वैसे भी। तो अगेन इसमें थोड़ी क्लैरिटी IPF वालों ने देनी चाहिए थी कि पोस्टर डेल्टॉइड का कौन सा हिस्सा, बिकॉज लो बार जो रहता है वो हमेशा रियल डेल्ट की जो स्कैपुलर रिज होती है उसके ऊपर प्लेस किया जाता है। लेकिन अगर कुछ रेफरीज ने इस चीज़ को गलत तरीके से लिया, बीट महाराष्ट्र रेफरीज, बीट एनी अदर रेफरीज, तो इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कॉम्पिटिशन्स में एथलीट्स को लोअर स्क्वाट करने से ही मना कर देंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अ टास्क। Because again, if you read something, if 10 people read it, everyone is going to read it differently, and if a referee is not able to like understand what they are trying to say, and if for any reason they perceive it in a different way, then there's a possibility कि athlete will suffer because of this. So let's see how it goes. उसके बाद the lifter is not allowed to walk out through the front of the rack after completion of the lift. Again, पहले से ये चीज़ चालू है इंडिया में, अभी भी अलाउड नहीं करते थे, आगे भी जाके अलाउड नहीं करने वाले, सो दैट इज़ देयर, कोई इशू नहीं है इसमें। द लिफ्टर इज़ नॉट अलाउड टू एंटर द रैक फ्रॉम द हेड साइड ऑफ द बेंच प्रेस रैक। ये चीज़ भी पहले से चालू है, अगर बेंच प्रेस रखा हुआ है तो एथलीट पीछे से एंट्री नहीं कर सकता, उसको सामने से लेट के ये चीज़ करनी होगी। बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। पहले ये IPF में, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग जो कॉम्पिटिशन होते थे वर्ल्ड्स वाले, वहाँ पे ये चीज़ अलाउड करते थे। आपने बहुत सारे लिफ्टर्स को देखा होगा कि स्क्वाट करने के बाद वो सामने से ऐसे निकल के फिर ऐसे वही करते थे। इट वॉज अलाउड इन द इंटरनेशनल लेवल। इंडिया में अभी तक वो अलाउड था ही नहीं पहले से, सो दैट इज़ देयर। उसके बाद हिज हैंड्स, थम्स एंड फिंगर्स मस्ट कम्प्लीटली ग्रिप द बारबल पोजिशन इन द रैक हैंड। ये पहले जो बताया था वही चीज़ है, स्क्वाट के लिए पूरा ग्रिप चाहिए उनको। उसके बाद लेट्स गो डाउन, और क्या बचता है, utilizing upper body thrust to initiate the upper movement of the bar from chest. Again ये same causes of disqualification basically bench press के लिए। On completion of the lift, the knees shall be locked in straight position. The front bundle of the deltoid muscle should be placed behind the imaginary projection of the barbell. So this is for your deadlift. Deadlift करने के बाद lot of people used to stand straight over the barbell. अभी they want you to lean back a bit. आई से कि यहाँ पे ये जो रूल है ये इंडिया में थोड़ा गलत वे में परसीव किया जा रहा है पिछले बहुत सारे मंथ क्या बहुत सारे सालों से। सो व्हाट रेफरीज आस्क लिफ्टर इज़ टू डू दिस, उनके जो शोल्डर्स है वो ऐसे पीछे करने के लिए बोलते हैं एंड चेस्ट को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन दिस इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल व्हेन यू आर होल्डिंग लाइक ओवर 250 kg 300 kg ऑफ लोड। तो अभी IPF ने इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी दी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक इमेज उन्होंने दी है, यहाँ पे ये इमेजिनरी एक लाइन है पॉइंट A टू पॉइंट B, एंड आपको बस उस पॉइंट A के बाहर जाना है। सो यू जस्ट नीड टू लीन बैक द अपर बॉडी। कुछ केसेस में देर आर लिफ्टर जिनके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्लाउज्ड होकर फिर वो पुल करते हैं, तो उस केस में उन लोगों को ये ओपन अप करना तो मुश्किल होने वाला है। तो उनके लिए बस वही होगा कि उनको स्लाइटली पीछे जाना होगा एंड गेट रिड ऑफ दैट इमेजिनरी लाइन, सो दैट उनकी लिफ्ट फेल ना हो। And I've seen a lot of lifters getting red lighted because of this, because even if they lock it out, they're like standing straight and they just don't know how to lean back. ये lean back वाली चीज़ें इंडियन लिफ्टर्स पहले से करते आ रहे हैं फॉर सम रीज़न, बट यही है कि इस रूल को उन्होंने थोड़ा गलत परसीव किया है। उनको हमेशा इसे मतलब रेफरीज ने हमेशा से यही चीज़ सिखाई है कि शोल्डर जो है वो ऐसे पीछे लेना है, but it is not going to be humanly possible to do that, and even if someone does this, पेन के या फिर इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और है,
Once the barbell has been lowered again on the platform, the lifter is not allowed to step away over the barbell towards the front of the platform. So again डेडलिफ्ट के टाइम पे हमारे इधर पहले से भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरी जो भी IPF टेक्निकल रूल बुक ये लिखी है पुणे पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने, मैं बोल रहा हूँ आपको. सो जब भी आप बेसिकली डेडलिफ्ट नीचे रख दोगे, नीचे रखने के बाद आपको उस डेडलिफ्ट के ऊपर से नहीं जाना है. पुणे में यूजुअली इसको हम डिसरिस्पेक्टफुल बोलते थे, लेकिन नाउ इट इज़ अ ऑफिशियल रूल. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीज़न इज़ बिहाइंड दिस, बट इट इज़ गुड दैट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ इंटरनेशनल लिफ्टर्स डिसरिस्पेक्टिंग द बारबेल इन अ वेरी बैड वे, कि उसके ऊपर से मतलब चले गए, या फिर बारबेल को पैर लगा दिया, या फिर प्लेट्स के ऊपर मतलब कुछ कर दिया, ऐसे कुछ पैर मतलब ज़ोर से मार दिया वगैरह. आई डोंट थिंक इट इज़ राइट एज अ इंडियन. उनके लिए वो अलग होगा, लेकिन ठीक है, अभी इट इज़ ऑफिशियली अ रूल. अगेन लेट्स गो डाउन. अगेन ये वेइंग के रिगार्डिंग एक रूल है. एथलीट्स मे बी परमिटेड टू वेइन वेयरिंग मिनिमल क्लोथिंग बियॉन्ड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल दे आर लिफ्टिंग सिंगलेट्स एंड टी-शर्ट बट barefoot, provided that the integrity and accuracy of the weighing process are maintained and the weight of the additional clothing does not define the change of body weight category. So like let's say if you're competing 66 kg category and your body weight is around 60 kgs, you don't have any issues कि मतलब वेट ज़्यादा आ गया तो क्या, तो उस केसेस में आपको पूरा का पूरा बोलते ना मतलब नंगा होने की ज़रूरत नहीं है, अंडरवेयर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप आपका सिंगलेट पहन के सीधा वेइंग कर सकते हो, या फिर बस टी-शर्ट एंड अंडरवेयर के ऊपर भी वेइंग कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स इट कैन गेट अनकम्फर्टेबल टू स्टैंड इन अ लाइन, इन अ वेरी बिग लाइन इन लोकल कॉम्पिटिशन एज वेल, जहाँ पे आपको बस अंडरवेयर के ऊपर खड़े रहना पड़ता है एंड बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं आपको. इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल. सो अच्छी बात है कि ये चीज़ उन्होंने कर दी है. बस अभी ये चीज़ लोकल मीट्स पे भी एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है, देखना पड़ेगा. मोस्ट प्रोबेबली पावर लिफ्टिंग इंडिया के सारे कॉम्पिटिशन्स में यही स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई होंगे. लेट्स सी हाउ इट गोज़. इसके आगे क्या है, आई थिंक अभी तक तो ख़त्म हो गए होंगे रूल्स. उसके नीचे वाले जो भी रूल्स है वो सारे इन कॉम्पिटिशन्स वेयर डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स आर प्रेजेंट, द इंटरवल बिटवीन डिसिप्लिन्स कैन बी एडजस्टेड. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि अगर कोई बड़ा चैनल आ रहा है उस कंपटीशन को कवर अप करने के लिए, तो उस चैनल के ऊपर जितने ज़्यादा फ्लाइट्स वो लोग दिखा सकते हैं उतना वो दिखाने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्पोर्ट प्रॉपरली. तो उस केसेस में अगर फ़्लाइट ए और फ्लाइट बी के बीच में उन्होंने बोला है कि 20 मिनट की रेस्ट होगी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो 20 मिनट की रेस्ट कट ऑफ करके बस 5 मिनट की रेस्ट होगी, एंड दे माइट जस्ट कंटिन्यू द नेक्स्ट इवेंट राइट अवे, बिकॉज उनको वो कम अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है ना चैनल पे आने के लिए. सो दे वॉन्ट टू यूटिलाइज इट एज मच एज दे कैन. दैट्स इट. उसके आगे और क्या है, डाउन डाउन डाउन. Athletes' hair should be fixed, braided or tied back in such a way as to not interfere with the referee's ability to judge the lift. तो ये चीज़ एक्चुअली अच्छी है. लड़कियों को मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बोला भी है बहुत सारे लड़कियों की स्कॉट करते वक्त मत खुले रखो अपने बालों को, बिकॉज इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर बार जो है उधर से स्लिप हो सकता है, आपके बाल टूट सकते हैं, आपके बाल डैमेज हो सकते हैं. बट स्टिल लॉट ऑफ फीमेल्स यूज टू डू इट, एंड अभी ऑफिशियल इट इज़ इलीगल टू डू इट. इसका बेसिक रीज़न यही है कि अगर आपके जो बाल है ये आपके शोल्डर के लेवल पे है या फिर शोल्डर के नीचे है, वेन एवर यू आर स्कॉटिंग डाउन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके बाल आपके डेप्थ को कवर कर देंगे. सो सामने वाला जो रेफरी है या फिर जो साइड वाले रेफरी है उसको वो डेप्थ दिखने में दिक्कत आ सकती है. इन ऑर्डर टू गिव यू द राइट जजमेंट उन्होंने ये चीज़ की है. लेकिन आई फील कि फीमेल्स को तो ये चीज़ पहले से ही करनी चाहिए. एक हाई बन जो रहता है वो पहनना ज़्यादा सही होगा, rather than having I know you look good, I know you look good in the photos and everything, but it is not safe. It is just not safe. Lifters are expected to enter and exit the lifting area or platform in a respectful manner, refraining from discarding their belt on the floor or engaging in any conduct that may be harmful to the integrity of the sports. So जैसे मैंने पहले बोला कि चेन पहनना मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी. इट गिव्स एथलीट अ पर्सनैलिटी, बट दिस इज़ वॉट आई वॉज अगेंस्ट सिंस द बिगिनिंग. इंडिया में ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी कि लोग महंगा 20-20 हज़ार का बेल्ट ऐसे लेके कहीं पे भी फेंक देते हैं, एंड जब वो एड्रेनलिन रश रहता है ना, सामने वालों को समझ में नहीं आता कि वो बेल्ट जा खा रहा है. तो पॉसिबिलिटी वो किसी को लग सकता है, कुछ हो सकता है उससे. प्लस
ये जो बिहेवियर है ये एक एथलीट को डिटरमाइन, मतलब एथलीट को बोलते हैं, डिटरमाइन नहीं, एथलीट को क्या बोलते हैं ना, मतलब एथलीट ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब देर आर डिफरेंट वेज टू सेलिब्रेट. यू कैन सेलिब्रेट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. देर आर लॉट ऑफ IPF लिफ्टर्स एज वेल जो नीचे बैठ के फिर खुश होते हैं या फिर ऐसे कुछ. लेकिन दिस एंटायर रीच थिंग इज़ डेफिनेटली रिस्की फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड एज वेल एज फॉर द एथलीट एज वेल. तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ इंडिया में जो होती है कि बहुत ज़्यादा गाली गलोच, लिफ्ट ख़त्म होते फिर माँ बहन की गाली देना इज़ नॉट राइट. तो अभी IPF ने ये रूल डाला है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि अभी सारे कॉम्पिटिशन्स में सारे लोग इस चीज़ को करना बंद कर देंगे. ये थोड़ा तो मतलब गाली गलौज की ज़रूरत ही नहीं है ना मेरे भाई. भले ही तुम्हारा सामने किसी के साथ फाइट चले, यू कैन डू दैट लाइक वंस यू आर आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म. बट लिफ्ट होते ही वो चीज़ करना, आई डोंट थिंक इट इज़ राइट एंड आई हैव बीन अगेंस्ट दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. ऑल्दो जब हम खुद एड्रेनलिन में होते तब वो चीज़ हो जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट राइट. मतलब मैं मेरे बारे में बात करो कि मेरे से भी ये चीज़ हुई है इन पास्ट. बट एज यू लाइक get a like become a seasoned lifter, you calm yourself down, you understand ki anger is not the only way to go through it. So that is there. इसके बाद now this is a very interesting thing which is happening. Jury may utilize instant replay technology as an official tool to review the lifts during IPF sanctioned competition. Instant replay may be used to assist the jury in determining the correctness of referee's decision or to confirm the validity of lift in cases where visual evidence may clarify technical or procedural matter. So what they are trying to say is कि अभी आने वाले सारे IPF कॉम्पिटिशन्स में या फिर जहाँ पे भी वो सर्विसेज, मतलब वो कैमराज अवेलेबल है, जूरीज़ को इंस्टेंट रिप्ले का ये फीचर मिलेगा जैसे क्रिकेट में होता है. जूरी अगर वहाँ पे होगा भी, अपनी नेकेड आई इतना तो नहीं देख सकती, तो उस चीज़ को करने के लिए ये कैमरा वाला ऑप्शन काफ़ी सही है. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि लाइक महाराष्ट्र में या फिर नेशनल्स में इंडिया में अगर हम एज अ लिफ्टर एज अ कोच हमारे फ़ोन से रिकॉर्ड की गई अगर वीडियो हम जाके दिखाते थे जूरीज़ को, तो जूरी उसको डिस्कार्ड कर देते थे सीधा. लेकिन अब क्या होगा फिर, आप आने वाले नेशनल्स में अगर हम किसी को अगर वो वीडियो जाके दिखाए तो इज़ देयर अ चांस कि वो उसको कंसिडर करना चालू करेंगे. इफ़ दे डू इट देन इट इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज वी आर नॉट लाइक सेइंग एनीथिंग टू द रेफरीज. एंड ऑफ द डे रेफरी भी एक ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकता है. बट आई फील कंसिडरिंग दिस रूल, आने वाले आगे के कॉम्पिटिशन्स में रेफरीज ने इफ़ द वीडियो इज़ शॉट फ्रॉम अ सर्टन रेफरीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस वीडियो को कंसिडर करना चाहिए. मेरी एक बार ये बात हुई थी रेफरी के साथ, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बस एक ही चीज़ बोली थी कि आपने जो वीडियो निकाली है उस डायरेक्शन में रेफरी बैठता ही नहीं है, तो आप आगे से ऐसी वीडियो शूट कीजिए जो रेफरी के बराबर सामने से, सो दैट इवन वील हैव दैट कन्विक्शन कि ओके रेफरी के एंगल से तुमने ये चीज़ देखी है एंड ये गलत नहीं है, ये सही है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले नेशनल्स में भी अभी ये चीज़ जो है यूटिलाइज़ करेंगे. एंड अगर किसी ने वीडियो निकाली है तो वो उन वीडियो को कंसिडर करेंगे. ऑल्दो उन्होंने यहाँ पे सीरियसली मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि उनकी इक्विपमेंट्स के थ्रू जो वीडियो शूट होगी उसी को वो कंसिडर करेंगे. लेकिन अगर नहीं है किसी नेशनल में वो सारी सुविधा, तो यार कैमरा का भी एक्सेप्ट होना चाहिए ना. लेट्स सी क्या होता है. एथलीट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी. इसके नीचे अपना कुछ नहीं है. इसके नीचे सब कुछ रेफरीज के रिगार्डिंग ही है, जो अपने काम की कोई बात नहीं है, ये रेफरीज के लिए होता है. एनीवेज दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो. ऐसे ही और रिएक्शन वीडियोस या फिर मेरे ओपिनियन वाले वीडियोस में डालते रहूँगा पावर लिफ्टिंग के रिगार्डिंग. एंड ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे पावर लिफ्टिंग के रिगार्डिंग. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच द एंटायर channel and ask me anything regarding powerlifting competitions, technique, programming in the comment section below. I'll see you in the next video. Till then, Sada strong grow.